बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपना इंटरेस्ट रेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी चैप्टर को आज हमने आगे कंटिन्यू करना है और उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। स्टूडेंट, ये टर्म स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। स्टूडेंट, जो आपके बॉन्ड की यील्ड है, बॉन्ड की यील्ड का उसकी मैच्योरिटी के साथ जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? टर्म स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। मुख्तलिफ बॉन्ड्स की यील्ड और फिर उनकी मैच्योरिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हमने क्या कहते हैं? टर्म स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड यील्ड एंड मैच्योरिटी इज कॉल्ड टर्म स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट, जो आपको कोई डाटा गिवन है, यानी डाटा गिवन, सेट ऑफ डाटा जो गिवन है, इससे मुराद है कि आपको डिफरेंट बॉन्ड्स की यील्ड और उनकी रेलिवेंट मैच्योरिटीज गिवन है। अब जब ये सेट ऑफ डाटा को हम जब ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स इनके मार्क करेंगे और हर पॉइंट हमें जो है किसी एक बॉन्ड की यील्ड और उसकी रेलिवेंट मैच्योरिटी हमें बता रहा होगा, तो हम जब किसी एक गिवन सेट ऑफ डाटा यानी डिफरेंट बॉन्ड्स की यील्ड और उनकी मैच्योरिटीज के मुताबिक डिफरेंट पॉइंट्स जब ग्राफ के ऊपर मार्क कर लेंगे और फिर हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है थ्रू लाइन। जब ये आपके और तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने, किसी पॉइंट्स को हम स्किप नहीं करेंगे, और इनको ज्वाइन करने के नतीजे में जो एक कर्व बनेगी, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? यील्ड कर्व का नाम दिया जाता है। दूसरे लफ्जों में सिंपल हम अगर बात करें, जो टर्म स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप था मैच्योरिटीज और बॉन्ड यील्ड्स के दरमियान, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? यील्ड कर्व कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब इनके जो रिलेशनशिप है, हमारे पास तीन तरह से है। तीन तरह से इसके रिलेशनशिप को हम देखते हैं। यानी अगर हम बात करें दूसरे लफ्जों में, तो हमारे पास तीन तरह की यील्ड कर्व्स हैं, और हम ये यील्ड कर्व्स की तीन जो टाइप्स कह रहे हैं, ये किस बेस पर हम कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ यील्ड कर्व। हमारे पास तीन शेप्स की यील्ड कर्व्स बनती हैं, और वो तीनों ही यील्ड कर्व डिफरेंट रिलेशनशिप जो है बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड मैच्योरिटी, उसको एक्सप्लेन कर रही होती है। हमारे पास स्टूडेंट्स तीन तरह की यील्ड कर्व, जिनमें सबसे पहली जो यील्ड कर्व है वो हम लिखते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व, जिसको अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व जो है, अब ये यील्ड कर्व हमें बता रही है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ आपकी क्या होगी? यील्ड भी बढ़ेगी। अपवर्ड यील्ड कर्व हमें ये रिलेशनशिप देती है, और ये हमें ये इनका रिलेशनशिप दरमियान में एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी यील्ड भी बढ़ेगी। दूसरे एंड पे हमारे पास जो यील्ड कर्व है, वो है एबनॉर्मल यील्ड कर्व, जिसको इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी कहते हैं। यानी ये बताती है कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, आपकी यील्ड भी क्या हो रहा है? कम हो रही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये हमारे पास यील्ड कर्व होती है। और तीसरी जो यील्ड कर्व है, वो है हमारे पास हम्प्ड यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व हमें ये मैसेज देती है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं मीडियम टर्म मैच्योरिटीज के ऊपर हायर है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन तरह की यील्ड कर्व है, जो तीन तरह की यील्ड कर्व डिफरेंट रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रही हैं बिटवीन मैच्योरिटीज एंड यील्ड। अब अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए, तो मैं आपको इसको ग्राफिकली भी दिखाता हूं। तो स्टूडेंट, ये आपकी जो है यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व आ रही है, ये आपकी अपवर्ड यील्ड कर्व आ रही है, और ये आपकी क्या है?
आमद यील्ड करवा रही है। यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट रेट है मीडियम टर्म के ऊपर, वो ये मीडियम टर्म है, यहाँ पे आपके यील्ड कर्व के ऊपर इंटरेस्ट रेट हायर है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो ये स्टूडेंट हमने टर्म स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, जो रिलेशनशिप आपका पाया जाता है बॉन्ड यील्ड्स और मैच्योरिटीज के दरमियान। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट डिटरमिन्स द शेप ऑफ यील्ड कर्व। शेप ऑफ यील्ड कर्व क्या चीज को डिटरमिन करती है। तो स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं कि जो आपका सबसे पहले मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम होता है ये पॉजिटिव है। मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम पॉजिटिव होने से मुराद क्या है, अगर दूसरी तमाम चीजें कांस्टेंट हों, वो चेंज ना हो रही हूं, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हायर होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हायर होगा, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी हायर होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपके मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम से पॉजिटिव होने से मुराद है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता है, और जैसे जैसे फिर मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, दूसरी चीजें अगर कांस्टेंट हैं, तो इस मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट भी मैच्योरिटी के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। स्टूडेंट अब इसके साथ हमने ये देखना है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो इसके अलावा भी आपके डिपेंड कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर, लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर, और हर एक फैक्टर जो है ये मैच्योरिटी के साथ वेरी करता रहता है। आपके जो इंटरेस्ट रेट है सिर्फ वो मैच्योरिटी रिस्क के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इसके अलावा इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन प्रीमियम, उसके अलावा डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर भी इन्हिसार करते हैं, और ये फैक्टर आपके मैच्योरिटी के साथ साथ क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। अब स्टूडेंट फर्दर डिस्कशन को आगे मूव करने से पहले मैं यहां पे डिस्कशन की दो कैटेगरीज बनाने जा रहा हूं। एक जो है वो गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज है, दूसरी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की इशूड सिक्योरिटीज है। तो पहले हम बात करेंगे अपनी गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज के ऊपर। तो स्टूडेंट जब गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं होगा और ना ही हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क होगा, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं होंगी। उस सूरत में फिर हम यील्ड जो है बॉन्ड की, टी बिल्स यील्ड है यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड की जो इक्वेशन बनेगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। रियल रिस्क फ्री रेट और स्टार से जिसको डिनोट करते हैं, प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम आपका आएगा। ये दो चीजें फिर रिमेनिंग रह जाती हैं। अब इसमें देखा जाए कि आपका जो रियल रिस्क फ्री रेट है ये भी कभी कभार वक्त के साथ चेंज होता रहता है ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। लेकिन ये चेंजेस रैंडम है, ये किसी खास पैटर्न में चेंज नहीं होती, तो इस वजह से इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसकी सबसे अच्छी फॉरकास्ट क्या, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू जो चल रही होगी उसी को आप लेंगे। दूसरा हमारे पास आ रहा है इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो स्टूडेंट जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है ये भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है, और लेकिन ये किसी प्रिडिक्टेबल मैनर के अंदर चेंज होता है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक एवरेज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। अगर आप फ्यूचर में आपका इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ेगा, मैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो आपकी बुक में कोट है वही आपसे डिस्कस करता हूं। आपका इन्फ्लेशन जो है वो 3 से 4, 4 से 5 हो रहा है आपके आने वाले कमिंग 3 ईयर्स के ऊपर। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो हायर होगा। कब हायर होगा? इन 3 ईयर बॉन्ड में एज कंपेयर टू द 1 ईयर बॉन्ड। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है, अगर आपका
मेच्योरिटी बड़ी है तो आपकी मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, तो उसके ज़्यादा होने की वजह से आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट्स जो है आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को ज़्यादा रिस्की कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड, और इसकी वजह क्या है, ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट चेंज। और इसी की वजह से फिर आपका जो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम है ये भी आपका वक्त के साथ साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब ये हम देखें तो हमारे पास इस बात को कंक्लूड हम किस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर हमारा जो यील्ड है वो हायर होगी, और उसके हायर होने की वजह क्या है, एक इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में हायर हो जाएगा और दूसरा मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम जो है वो पॉजिटिव है। ये हमारे पास सूरत हाल थी। अब मैं आपको इसकी ग्राफिकली भी प्रेजेंटेशन जो है वो शो करवाता हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है जिस वक्त इन्फ्लेशन जो है आपका एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है, ये सूरत हाल होती है। जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी यील्ड कर्व भी बढ़ेगी। और इसके अपोजिट क्या है कि जब कभी आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा तो उसके डिक्रीज करने की वजह से आपका जो है अपना यील्ड कर्व भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो जाती है। तो अब ये डाउनवर्ड जो शेप है यील्ड कर्व की, ये बता रही होगी कि हमें हमारी क्या है, यील्ड जो है वो कम होने जा रही है, इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है, इस वजह से यील्ड कर्व डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर की सिक्योरिटीज की। तो स्टूडेंट जब कॉर्पोरेट सेक्टर की सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली हमारे पास डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी आ जाएगा और लिक्विडिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, और उनकी जो यील्ड कर्व की इक्वेशन बनेगी वो अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कल भी डिस्कस चीज की थी कि जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, मेच्योरिटी पीरियड बढ़ेगा, उसके साथ डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी बढ़ेगा और लिक्विडिटी कम होती जाएगी, और लिक्विडिटी के कम होने से लिक्विडिटी प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो इट मींस आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर की इशूड सिक्योरिटीज हैं उनके केस में भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर आपकी यील्ड कर्व हायर होगी और आपकी शॉर्ट टर्म में ये यील्ड कर्व डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि इनका रिलेशनशिप जो है यील्ड के साथ, मेच्योरिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट ये जो आपकी यील्ड कर्व है ये फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट को भी डिटरमिन करने के लिए यूज की जाती है, और इसके अंडरग्राउंड जो थ्योरी हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, उसको कहा जाता है। अब प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। अ थ्योरी दैट स्टेट्स दैट द शेप ऑफ यील्ड कर्व, शेप ऑफ यील्ड कर्व जो है डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स। यानी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। ये थ्योरी हमें प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन करती है। अब इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी बुक की एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बात क्लियर करूंगा। स्टूडेंट यहां पे ये देखिएगा, वो कह रहे हैं टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट एज्यूम दैट 1 ईयर ट्रेजरी सिक्योरिटी करंटली यील्ड 5%। 1 साल की ट्रेजरी सिक्योरिटी के ऊपर यील्ड है 5%। 2 ईयर की जो सिक्योरिटी यील्ड है, 2 ईयर की ट्रेजरी सिक्योरिटी के ऊपर यील्ड 5.5% है। एंड इन्वेस्टर्स विद अ 2 ईयर हॉरिजन, अब इन्वेस्टर 2 साल तक के लिए अपनी रकम को इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शंस पाई जाती हैं। नंबर 1 पे ऑप्शन है बाय अ 2 ईयर सिक्योरिटी एंड होल्ड इट फॉर 2 ईयर। आप 2 ईयर की सिक्योरिटी को परचेज करें और उसको सिंपल अपने पास सेव कर लें। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है, बाय 1 ईयर सिक्योरिटी, 1 साल की सिक्योरिटी को परचेज करें, उसको 1 साल होल्ड करें और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर
जब वो साल ख़त्म हो जाए और जो पैसे हों उन्हें री इन्वेस्ट कर दें इन एन अदर 1 ईयर सिक्योरिटी, किसी और 1 साल की सिक्योरिटी के अंदर। ये हमारे पास इसकी 2 ऑप्शन हैं अगर आपका टाइम हॉरिजन 2 ईयर्स है। अब अगर पहली ऑप्शन को स्टूडेंट्स लें हम, तो उसमें क्या है, फंड्स एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब $1 $1 की हम यहाँ पे बात करें, हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो 2 ईयर की सिक्योरिटी के ऊपर हमारा ये यील्ड था 5.5%, तो इसके मुताबिक पावर 2 आ जाएगी, 2 ईयर्स हैं इसलिए ये इसकी अमाउंट बन गई। अब अगर हम दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बनती है, अब 2 साल, इफ दे सिलेक्ट ऑप्शन 2 दे should end up with the same amount but this equation is used to find the ending amount। तो फिर सेम अमाउंट आनी चाहिए और इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, 1 साल और ये आपकी 1 साल की सिक्योरिटी की यील्ड गिवन थी वो हमने लिख ली, 1 प्लस 1 साल के बाद 1 साल की सिक्योरिटी के ऊपर जो यील्ड है वो अभी हमें पता नहीं है, उसको हम x एज्यूम कर रहे हैं। तो वो यही बात यहाँ पे लिख रहा है, यार x इज एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड मतलब वो को इंटरेस्ट रेट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन 1 ईयर सिक्योरिटी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद। फिर कहता है कि इफ एक्सपेक्टेशन 3 करेक्ट, अगर एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस की है कि आपके फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो ट्रू होल्ड करती है, तो फिर क्या है कि हर एक ऑप्शन से आने वाली अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पहली ऑप्शन की जो अमाउंट आई है ये मस्ट बी इक्वल टू द सेकंड ऑप्शन अमाउंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास ये उसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने फ्यूचर के जो इंटरेस्ट रेट है उनको यील्ड कर्व की मदद से यानी एक्सपेक्टेशन थ्योरी की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी की मदद से स्टूडेंट हम मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स जब कभी तयन करते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक बस इतनी डिस्कशन में प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी तक ही रखना चाहता हूँ। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जो अदर फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरेस्ट रेट्स लेवल को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें हमारे पास फेडरल रिजर्व पॉलिसी भी है। स्टूडेंट्स अब देखें ये कि जो आपकी मनी सप्लाई होती है, ये आपकी मनी सप्लाई जो है ये इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, आपकी जो मुल्क के अंदर इकॉनमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर भी, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर भी और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी। यानी मनी सप्लाई इन तमाम चीज़ों को इफेक्ट कर रही होती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब जब कभी फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि इकॉनमी हमारी स्टिमुलेट हो तो वो उस वक्त क्या करेगी, ये आपकी मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। और जब कभी वो चाहेगी कि आप इसको कंट्रोल करना चाहेगी तो वो मनी सप्लाई को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें फिर क्या होंगी, जब ये मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डालती है, तो डेफिनेटली ये फिर इन्फ्लेशन वगैरह इन रिटर्न किसको इफेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट लेवल्स को इफेक्ट करना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास फेडरल बजट डेफिसिट और सरप्लस का है। ये भी आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इफेक्ट करता है। अगर कलेक्टेड गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं वो उसकी स्पेंडिंग से इंक्रीज कर गए तो उस वक्त डेफिसिट होगा, और जब स्टूडेंट डेफिसिट होगा तो उसको उस एडिशनल बोरिंग की ज़रूरत होगी या वो मज़ीद करेंसी को प्रिंट करवाएगी। और जब कभी गवर्नमेंट बोरो करेगी तो उस सूरत में क्या होगा, आपके फंड्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, फिर
अपवर्ड मूव करेंगे। अब इसी के अगेंस्ट अगर हमारे पास सरप्लस हो तो ये रिवर्स प्रोसेस मूव करना शुरू कर देगा। तो ये भी आपका जो फेडरल बजट डेफिसिट सरप्लस है, ये भी आपके इंटरेस्ट लेवल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। फिर ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक्टिविटीज़ चल रही, जो कंडीशंस हैं, वो भी आपके इंटरेस्ट रेट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि आप का जो है फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है या फॉरेन ट्रेड सरप्लस है, तो ये चीज़ें भी आपकी फिर इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करती है। फॉरेन ट्रेड डेफिसिट से मुराद वो सिचुएशन होती है जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपोर्ट से, और सरप्लस इसके अपोजिट बात आ जाती है। इसके बाद बिजनेस एक्टिविटी है, वो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं कि अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ बूम पे है इकॉनमी के अंदर, तो उससे आपकी जो है सब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड से बढ़ने से तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी अपवर्ड पुश होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ और फैक्टर्स भी थे जो आपके बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट लेवल को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आप जब कभी किसी अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके वक्त आपको एक और रिस्क का सामना करना पड़ता है जो कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट लेवल्स को इफेक्ट करेगा, जिसमें कंट्री रिस्क होता है कि किसी मुल्क में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस मुल्क में इन्वेस्ट करने का खास रिस्क है, उसका आपको सामना करना पड़ता है। उस खास रिस्क में उस मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशंस भी आ सकती हैं, उस मुल्क की पीस कंडीशंस भी आ सकती हैं, उस मुल्क की सोशल एनवायरनमेंट भी आ सकता है, और उस मुल्क के क्लाइमेट्स जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी आ सकती हैं। उसके अलावा उस मुल्क की नेचुरल कंडीशंस भी आ सकती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी सारी चीज़ें आपके कंट्री रिस्क में शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और करेंसी में है जो आपकी मुल्क की करेंसी नहीं है, तो उस सूरत में आपको एक्सचेंज रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट जो है ये वक्त के साथ साथ तब्दील होगा, और उसके तब्दील होने से आपको एक्सचेंज रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट एक सब टॉपिक आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स एंड बिजनेस डिसीजंस। तो स्टूडेंट, ये सारी अगर डिस्कशन को आपने गौर से देखा और समझा और सुना है, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हर चीज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कम होंगे, तो इसके ऊपर जो बिजनेस मैनेजर्स होंगे वो अपने डिसीजंस ले रहे होंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स के जो बढ़ने या कम होने का है, तो ये आपके डेफिनेटली बिजनेस डिसीजन को भी इफेक्ट करेंगे। अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें तो स्टूडेंट, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस वैसे तो बहुत इजी हैं अगर हम अपने फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट को ठीक तरह से प्रिडिक्ट कर पाएँ, लेकिन एक्यूरेट इनको प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इनको एक्यूरेट नहीं हम डिटरमिन कर सकते, और जब ये जितना इनको मुश्किल प्रिडिक्ट करना होगा, इसी तरह इंटरेस्ट लेवल्स को भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ये एक बात तो जानते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बहरहाल ये फ्लक्चुएट हमेशा करते रहे हैं और ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेंगे, ये चीज़ तो हमें क्लियर है। तो इसलिए जब हमें एक साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी भी लेनी है तो वो हमें ये कहेगी कि आप मिक्सचर यूज़ करें इनका, यानी आपको लॉन्ग टर्म डेट भी जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट पे भी जाना चाहिए, और साथ साथ इक्विटी को भी यूज़ करना चाहिए, ताकि कभी जब भी किसी तरह की भी सूरत हाल बने तो उसमें उस तरह के इन्वायरमेंट में आपकी जो फर्म है वो आपकी सर्वाइव कर सके। और ये जो आपकी है अपना ऑप्टिमल फाइनेंशियल पॉलिसी है, ये डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द फर्म्स एसेट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट को कैश की, तो वो शॉर्ट टर्म करंट एसेट यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करके अपनी कैश की ज़रूरत को उसी वक्त पूरा कर सकती है, यानी कि ये मोर फिजिबल हैं एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो इसलिए आप जो है फर्म जो है वो फिक्स्ड अपना लॉन्ग टर्म डेट्स की बजाय किसको प्रेफर करती है, शॉर्ट टर्म डेट्स को प्रेफर कर रही होती है।
क्योंकि ये मोर फिजिबल और मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ आज हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो डिस्कशन थी वो ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो भी अब मुझे सबमिट करना है, उसको जल्द अज जल्द आप लोग अभी कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए स्टूडेंट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।